बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 10, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 लेबर कॉस्टिंग एंड चैप्टर नंबर 6 कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, उनमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है। व्हाट विल बी द लेबर कॉस्ट ऑफ दिस सेकंड ऑर्डर? तो मतलब एक मतलब आप एक ऑर्डर को कंप्लीट कर चुके हैं, फुलफिल कर चुके हैं, तो कुछ कुछ लेबर कॉस्ट आ गई होगी। अब एक मतलब आप फिर से आपको एक और ऑर्डर मिल गया, तो कहते हैं उस जो न्यू ऑर्डर मिला है ना आप लोगों को, उसकी लेबर कॉस्ट आपको क्या आएगी? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारे पास लेबर को समझने से रेलिवेंट। तो जो डाटा गिवन है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। The time for the first batch of 50 units was 400 hours, but the labor budget is the subject of learning effect, where the learning rate is 90%. The rate of pay for labor is rupees 12 per hour. The business had received and satisfied an order for 600 units, but it has now received a second order for another 800 units. और हम लोगों ने लेबर और नहीं बताने, लेबर कॉस्ट बतानी है। लेकिन लेबर कॉस्ट बताने के लिए रेट तो हमें पता चल गया है कि 12 रुपीज पर आवर है, लेकिन लेबर और कितने होंगे इन 800 यूनिट्स को बनाने के लिए वो हमने कैलकुलेट करने हैं। अब हमें ये कह रहा है कि जो आपको 400 आवर्स लगते हैं वो प्रोडक्शन इन यूनिट्स नहीं करनी, प्रोडक्शन इन बैचेस करनी है। और एक बैच के अंदर 50 नंबर ऑफ यूनिट्स होने चाहिए। तो आप लोगों के पास 600 एंड 800 की वैल्यू नहीं बनेगी। आप लोगों ने देखने इनके नंबर ऑफ बैचेस कितने बनते हैं। सबसे पहले ये देखो कि अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर को कंप्लीट करूं, और फर्स्ट ऑर्डर कितने नंबर ऑफ यूनिट्स का था? 600 नंबर ऑफ यूनिट्स। तो उस पे कुछ ना कुछ लेबर और से लगे होंगे, तो लाजिम बात है तब तक तो मुझ में परफेक्शन भी आ चुकी होगी। तो जो नेक्स्ट 800 का मुझे ऑर्डर मिलेगा ना, उसमें मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी मैंने फर्स्ट ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए की। यहां पर उसने अभी तक नहीं कहा कि आपका ये लर्निंग रेट कहां तक चलेगा। तो मतलब फॉर एवर चल रहा है क्या? आपने इसको एंड तक लेके चलना था। लेकिन ये देख लो कि फर्स्ट 600 यूनिट्स बनाने में उतना टाइम जितना आपने सर्व किया, 800 यूनिट्स पर जब जाने लगेंगे तो आपका टाइम कम होता जाएगा। लेकिन पर यूनिट के हिसाब से नहीं, पर बैच के हिसाब से, क्योंकि जो टाइम गिवन था पर बैच के हिसाब से गिवन था। ओके। अच्छा, अब आपने क्या करना है, पहले देखो कि फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए आपने कितना टाइम लगाया था। फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए आपने कितना टाइम लगाया था, सबसे पहले उसको देखोगे। जब उसका मुझे पता चल जाएगा तो मैं सेकंड ऑर्डर की तरफ जाऊंगा। ओके। अब बात सुनिएगा जरा। सबसे पहले भूल जाओ कि उसने सेकंड ऑर्डर की कोई बात की। उसने सिर्फ और सिर्फ ऐसे समझो, फर्स्ट ऑर्डर को कंप्लीट करना है, 600 यूनिट्स बनाए, और 600 यूनिट्स बनाने पर उसका लास्ट बैच कितने टाइम पे बना होगा। ओके। अच्छा, कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ बैचेस इज इक्वल टू, हाँ जी, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स, और एक बैच में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स, तो टोटल कितने बैचेस? 12 बैचेस। टाइम टू कंप्लीट
12 बैचेस। हाँ जी, इसके लिए उसने आपसे कहा कि इसके ऊपर लर्निंग इफेक्ट है एंड लर्निंग रेट इज 90%। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें बी की वैल्यू चाहिए होगी। बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, लॉग ऑफ 0.9 डिवाइडेड बाय log of 2 and the answer is all right। अच्छा, अब आपने देखना है एवरेज टाइम। एवरेज टाइम, एवरेज टाइम आपके पास कैसे आएगा, फर्स्ट बैच बनाने का टाइम, फर्स्ट बैच बनाने का टाइम इज 400 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बैचेस, कितने, 12 रेज टू पावर माइनस 0.152। तो एवरेज टाइम पर बैच आपके पास कितना आ जाएगा, 274.17 टोटल टाइम। टोटल टाइम फॉर 12 बैचेस इज इक्वल टू 274.17 multiplied by and the answer is 3290। किसी को एतराज, ये नंबर ऑफ ऑर्स हैं जो हमें लगे फर्स्ट 600 यूनिट मतलब 12 बैचेस बनाना है। बात क्लियर हो गई। अच्छा, जब ये बना चुके तो जब एंड वाले बैच में पहुंचे ना, तब तक हमारा जो एवरेज टाइम था ना 274.17 हो चुका था एंड वाले उस पे। लर्निंग इफेक्ट अभी भी चल रहा है। अब आपसे उसने पूछा कि भाई नेक्स्ट ऑर्डर मिला ऑफ 800 यूनिट्स, उस पर मुझे क्या टाइम मिलेगा। बच्चों ने ना यहां पे मिस्टेक कर दी, क्वेश्चन में क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा, अंडरस्टैंडिंग लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस था। बच्चों ने क्या किया कि जहां पर अब हम लोगों ने यहाँ पर 600 डिवाइडेड बाय 50 करके 12 बैचेस कैलकुलेट किए हैं ना, बच्चों ने किया 800 डिवाइडेड बाय 50 और वहां पे नंबर ऑफ बैचेस उन्होंने कैलकुलेट कर दिए 16। और जहां हम 12 यूज कर रहे हैं ना, स्टूडेंट ने यहां पर 16 पुट किया और जाकर क्वेश्चन का आंसर दे दिया। आंसर गलत है, इससे कभी भी आपके पास आंसर नहीं आने वाला। अब मुझे एक बात बताओ, 600 यूनिट तो पहले बना चुके हो आप, बना चुके हो ना। उसने कहा फर्स्ट ऑर्डर 600 यूनिट्स का था, वो फुलफिल भी हो गया, वो हमने ट्रांसफर भी कर दिया, अब अगला ऑर्डर आ गया है। तो क्या अभी भी फर्स्ट बैच बनाने में आपको 400 घंटे लगेंगे, बताओ। 600 यूनिट पहले बना चुके हो, 800 यूनिट अभी बनाने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट तो 1400 हो गए ना। अच्छा, अब ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आपने मुझसे पूछना था कि सर आपकी क्लास में नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स क्या कितनी है, तो आपको पता था कि पता नहीं आंसर मिले या ना मिले। आपने पूछा सर आपकी क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मैंने कहा भाई 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो बॉयज कितने हैं, क्योंकि आपको पता था इसका आंसर तो मिल जाना है, मैंने कहा भाई 30 बॉयज हैं। तो आपको आपका आंसर मिल गया है कि 50 में से 30 माइनस करो तो बाकी फीमेल्स बैठी हुई हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछते तो शायद आंसर ना मिलता आपको, है ना ऐसा। यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही था कि आपने इस क्वेश्चन को पहले टोटल के लिए सॉल्व कर लें, फिर फर्स्ट ऑर्डर का टाइम उसमें से निकाल दें, तो जो रिमेनिंग टाइम होगा वो सेकंड ऑर्डर के ऊपर लगा होगा। मेरी बात को पिक किया। अब ये वो टाइम है जो मैंने पहले बैच के ऊपर लगाया, पहले ऑर्डर के ऊपर लगाया। अब जब दूसरा ऑर्डर मुझे मिला ना, मैं इसी को आगे कंटिन्यू करूंगा, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास 1400 हो जाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व किया गया था 800 यूनिट्स के साथ, वहां पर मिस्टेक। मेरी बात पिक कर ली सब बच्चों ने, नहीं।
एक मर्तबा आप एक काम करने में, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसके ऊपर ना आपको 1 घंटा लग गया है। 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने, और आपको पता है कि हर क्वेश्चन में 5-5 मिनट पीछे की तरफ आ रही हैं। ऐसा ही है ना? मतलब एक क्वेश्चन कंप्लीट किया 60 मिनट्स में, दूसरा 55 में, तीसरा 50 में, 45 में, और 40 में। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई 6th क्वेश्चन में आपको देने लगा, अगले दिन आए, मैंने आपको 6th क्वेश्चन दे दिया, अब आप क्या दोबारा उसके ऊपर 1 घंटा लगाओगे? कितना लगाओगे? 35। तो यही बात मैं इधर कर रहा हूं कि भाई वो 400 आवर्स तो पहला जब बैच बनाया था जिंदगी का, उसके ऊपर लगे थे ना। अब जब सेकंड ऑर्डर आया तो 400 तो नहीं लगने। तो इसके लिए क्या करना है, आप दोनों को मर्ज कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो जाएंगे? क्योंकि सब पे लर्निंग इफेक्ट चल रहा था। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो जाएंगे? 1400 नंबर ऑफ यूनिट्स आपके हो जाएंगे। 1400 के मुताबिक जाके कैलकुलेशन करेंगे, मतलब सेम ऐसा ही सोल्यूशन बनेगा, लेकिन सिर्फ फर्क क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ बैचेस फॉर नंबर ऑफ बैचेस फॉर टोटल यूनिट्स ऑफ ऑफ 1400, 600 प्लस, ये ना समझना कि शायद मल्टीप्लाई हो रहा है। 1400 यूनिट्स 600 प्लस 8। अच्छा, कितने नंबर ऑफ बैचेस बन जाएंगे? 1400 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 28 बैचेस। अब आपके पास देखो, पहले 12 बैचेस आप बना चुके हो, अब जो आपको ऑर्डर मिला है ना वो 16 बैचेस का मिला है। जब इस ऑर्डर को फुलफिल कर लोगे तो टोटल कितने नंबर ऑफ बैचेस बना लोगे आप? 28। ये बात क्लियर हो गई? तो अब ये देखो कि भाई 28 बैचेस बनाने में मैं कितना टाइम लगाऊंगा। आप इन टोटल देखो, 28 बैचेस बनाने में मैं कितना टाइम लगाऊंगा। तो टाइम फॉर 28 बैचेस, हाँ जी, ये कैसे आ जाएगा? एवरेज टाइम। एवरेज टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे? 400 मल्टीप्लाइड बाय रेज टू पावर माइनस 152, ये एवरेज है। तो अगर टोटल कैलकुलेट करना हो तो फिर ये बात समझ आ गई? इज इक्वल टू 6749। अच्छा, अब आप मुझे ये कह रहे हो कि सर टोटल जो मुझे टाइम लगाना दोनों ऑर्डर्स को कंप्लीट करने में, वो 6749 ऑर्स लगे हैं, राइट? मैंने आपसे पूछा तो वो फर्स्ट ऑर्डर बनाने में आपको कितना टाइम लगा? आपने कहा जो फर्स्ट ऑर्डर मैंने बनाया था उस पर मुझे 3290 नंबर ऑफ ऑर्स लगे थे, क्योंकि सर उस टाइम पे मैं एक्सपर्ट नहीं था। ऐसे ही है ना? लेकिन अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई फिर सेकंड ऑर्डर बनाने में आपको कितना टाइम लगा, तो हमने कहा इसमें क्या मुश्किल बात है। टाइम फॉर सेकंड ऑर्डर इज इक्वल टू, हाँ जी, 67 के सर टोटल में से मेरे फर्स्ट बैच का टाइम, फर्स्ट ऑर्डर का टाइम माइनस कर दो, तो रिमेनिंग जो टाइम है वो 3559
और फॉर सेकंड ऑर्डर। अगर और पूछता तो मैं उसको ये आंसर कर देता। क्या उसने और पूछे? उसने क्या पूछी? लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट फॉर सेकंड ऑर्डर is equal to 3 4 multiplied by 12 and the answer is क्या? 508। अब ये चीज आएगी इन रुपीस। जी, अब क्वेश्चन समझ आ गया है। और ये लाजिमी बात है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको समझ नहीं आना था। और आप में से अक्सर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। आप में से मुराद है मतलब स्टूडेंट्स के बाद जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो आप लोग अकेले नहीं हैं, किसी को भी नहीं समझ आता। सर रिक्वायरमेंट में उन्होंने सिर्फ 800 की बात की। शाबाश, ऐसा ही है। तो अगर मैं वही बात हो गई ना कि उसमें लर्निंग इफेक्ट का रेट भी था। जब वही अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि पहला क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 1 घंटा लग गया, आपने 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली, मैं आपको 6 के क्वेश्चन दे दूं कि अभी भी आपको 1 घंटा लगेगा। तो ये चीज भी तो मैंने लास्ट वाले 800 पे देखनी थी ना, कि फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट करने में मुझे मे भी कुछ ज्यादा टाइम लगा होगा। परफेक्शन नहीं थी ना उस टाइम पर, नया नया अभी सीख रहे थे। लेकिन वो टाइम रिड्यूस हो रहा था और 90% के मुताबिक लर्निंग रेट हमारे पास आ रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में जो नेक्स्ट 800 बनाने हैं, बेटा पहले 800 नहीं बनाने, फर्स्ट 600 चले गए हैं। अब बेसिकली वो पूछ रहे हैं अगले 800 यूनिट बनाने का क्या टाइम है। मतलब 601 से लेकर 1400 तक आपको कितना टाइम लगेगा। आप उसको ले रहे हो 0 से 800 पर, तो वो तो गलत है ना। सर क्वेश्चन What will be the labor cost of this second order? हाँ, द बिजनेस हैड रिसीव्ड एंड कहते हैं वो जो पहला ऑर्डर था ना 600 वाला, बिजनेस ने ये ऑर्डर रिसीव किया और उसको सेटिस्फाई भी कर दिया। मतलब वो कंप्लीट करके हमने अपने कस्टमर को दे दिया। अब उसको दूसरा ऑर्डर मिला है 800 का, तो बताओ 800 पे कितना टाइम आएगा। तो मतलब 600 यूनिट तो बना चुके हो, 800 और बनाओगे तो टोटल कितने नंबर ऑफ यूनिट बन जाएंगे? 1400। तो इसमें पहले 600 का टाइम नहीं बताना और ना पहले 800 का टाइम बताना है। इसमें टाइम बताना है 601 से लेकर 1400 तक। तो हमने 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहले हमने देखा कि 600 नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने पे कितना टाइम लगा होगा। फिर हमने देखा 1400 नंबर ऑफ यूनिट बनाने पे कितना टाइम लगा होगा। 1400 वाले टाइम में से 600 वाला टाइम माइनस किया, तो जो रिमेनिंग टाइम है वो नेक्स्ट 800 यूनिट्स के ऊपर लगा था। सर ये जो another लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। मतलब but it has now received a second order for another units, तो हाँ, मतलब 600 चले गए, उन 600 के अलावा दूसरे 800 उसने वो इसीलिए लिखा है नजर 800 यूनिट्स कि कहीं उन 600 को इसी में ना शामिल कर देना। 600 के अलावा दूसरे 800 नंबर ऑफ यूनिट, तो इसीलिए तो मैंने टोटल 1400 बनाया है। ताकि पीछे 100 वाले निकल जाए। 600 वाले अलग हो जाए कि वो अलग से डील करना है उनके साथ। ये एक दूसरा क्लाइंट मिला है मुझे जिसको मैंने 800 नंबर ऑफ यूनिट्स लेने हैं। लेकिन मैंने अपना टाइम एफिशिएंसी देख ली। टाइम की एफिशिएंसी को देखना। जी, मैंने फिर 11th बैच 12th बैच का डिफरेंस निकाल दो, उसका आगे से 90% कर्व लगा दें आपको, वो भी ठीक नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही है। सर वो आंसर सेम नहीं आ रहा। 601 और 600 का देखो, ये देखो 601 नंबर ऑफ यूनिट बनाने पे कितना टाइम लग रहा है। 600 और 509 का ना देखो, ऐसे ही किया है ना आपने।
600 और 599 नंबर ऑफ यूनिट्स का टाइम ना देखो, 601 और 600 का टाइम ड्यूरेशन देखो, सेम आंसर आ जाए। ओके जी, और कुछ आप समझ आइए वैसे इसकी। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बड़ा सिंपल मजेदार सा क्वेश्चन, खैर सिंपल तो नहीं लेकिन मजेदार सा क्वेश्चन। देखो सीखने को मिला है आज कुछ या नहीं, लग नहीं रहा जैसे लेबर तो 0 पे है। और टेस्ट का यही मजा है, टेस्ट की डिस्कशन का भी यही मजा है कि हर आने वाला क्वेश्चन आपको ऐसे लगे कि जैसे नया क्वेश्चन है। आई कैम में भी ऐसे ही हो रहा होता है, और उस चीज से पहले से डीलिंग करके चलो कि नई चीज के साथ हमने डील कैसे करना है, पेपर तो भी पास करना है ना। देखो ये रोना धोना क्लास में बड़ा अच्छा लगता है कि हमने रोना धोना शुरू कर दिया, लेकिन भाई ये मार्च अटेम्प्ट आपकी या जो भी अटेम्प्ट आपकी बने, तो उसमें अगर रो रहे हो ना तब ये ज्यादा तकलीफ दे जाता है। तो भाई क्लास में रोना है तो रो लो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं बैकग्राउंड म्यूजिक दे दूंगा उसको, आपके रोने में निखार पैदा कर दूंगा, मैं उसके लिए बैठा हूं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि जिस अटेम्प्ट में आप पेपर दो उस अटेम्प्ट में रो रहे हैं, ये नहीं करना आप लोगों ने। ऑल राइट, वहां पे आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें होनी चाहिए कि इस चीज के साथ तो हमने 2 माह पहले डील कर लिया था, ये तो फिंगर टिप्स पे है, ये तो क्लास में ही बैठे हुए हम लोगों ने कर ली। ओके चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, the time taken to produce each of the first 4 batches of new product were as follows. Each of the first 4 batches of a new product were as follows. कहते हैं जब पहला बैच बनाने लगा ना तो मुझे 100 मिनट लगे थे, लेकिन जब सेकंड बैच बनाने लगा तो मुझे 70 मिनट्स लगे। अब यहाँ पे बच्चा ये समझता है जैसे 2 बैचेस बनाने पे 70 मिनट्स लगे हैं और 2 नहीं बनाने पे 70 मिनट लगे हैं, सिर्फ दूसरा बैच बनाने पे 70 मिनट्स लगे हैं उसको, तो 2 बैचेस बनाने में ना उसको 170 मिनट्स लगे हैं। ओके, और ये चीज हमने की हुई थी पहले, हमने एक एग्जांपल सॉल्व की थी, उसमें ऐसी सिचुएशन थी, फिर एफिशिएंसी आ रही थी काम में, तो जब तीसरा बैच बनाने लगे ना तब हमें 59 मिनट्स लगे। बात क्लियर, इसका मतलब कि हमारे पास 239 मिनट्स, 39 है 29, 229 मिनट्स इन टोटल लगे 3 बैचेस को बनाने के अंदर। ऑलराइट, और जब चौथा काम सेम काम जब चौथी मरतबा करने लगे ना तब हमें 55 मिनट्स लगे। तो टोटल मैंने 4 बैचेस बना लिए, तो 4 बैचेस में मुझे टोटल कितना टाइम लग गया, तो फिर एक बैच बनाने में कितना टाइम लगा होगा, डिवाइडेड बाय 4। अब बच्चा ये समझता है, यहां पर मिस्टेक चेक करो वो स्टूडेंट्स की, वो समझते शायद 55 एवरेज टाइम है, 55 एवरेज टाइम फॉर 4 नंबर ऑफ यूनिट्स, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, वो कहता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 55 इज इक्वल टू 210 220। गलत है भाई, ऐसा नहीं है, हर ये एवरेज टाइम नहीं बता रहा आपको, ये टाइम फॉर नेक्स्ट बैच बता रहा है आपको कि अगला बैच बनाने में आपको इतना टाइम लग रहा है। बात समझ आई है, तो एवरेज टाइम आपने फाइंड करना था, तो अब आप देखिए आपको एवरेज टाइम कितना मिल रहा है, 71 मिनट्स पर बैच आपको मिल रहे हैं। गॉट इट, गॉट इट। पूछा क्या है, कहते रेट ऑफ लर्निंग क्या होगा, आर की वैल्यू हमने बतानी है। अब इस डाटा को यूटिलाइज करते हुए, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग देखें तो लर्निंग रेट में आपसे कहा गया था कि जो अपनी प्रोडक्शन हो ना आपने उसको डबल करते जाना है, मतलब 1 2 4 8, तो मैं 3 नंबर ऑफ यूनिट्स पे रेट नहीं फाइंड कर सकता, मैं या तो 2 पे कर लेता या 4 पे कर लो,
और मिनिमम अगर आपने रेट फाइंड करना हो ना तो 4 नंबर ऑफ यूनिट्स या उससे ऑनवर्ड जाए, इवन के 2 तक भी ना रहे। ओके हो गई बात? ओके। अच्छा, अब लर्निंग रेट फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? अब क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2, लर्निंग रेट अच्छा, इसके लिए देखें एवरेज टाइम फाइंड करने का क्या फार्मूला है? एवरेज टाइम इज इक्वल टू ए एक्स रेज टू पावर बी। अब सबसे पहले एवरेज टाइम फाइंड कर लो। अब ये एवरेज टाइम कैसे आएगा? 71, और ये 71 आपके पास कैसे आया? इज इक्वल टू 100 प्लस 70 59 55 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, और ये क्या है? एवरेज टाइम पर यूनिट। एवरेज टाइम मतलब ये एक किस्म की वर्किंग समझ लें। ओके, 71 इज इक्वल टू, इसी का मुराद है पहला यूनिट बनाने पे कितना टाइम लगा, तो उसने बता नहीं दिया था पहले यूनिट बनाने पे कितना टाइम लगा। 100 मल्टीप्लाइड बाय कितने नंबर ऑफ यूनिट बना रहे हो? 4 रेज टू पावर बी। अब बी मिसिंग वैल्यू हमें तो पता ही नहीं है, तो एक तो ये है कि यहां पर पहले बी कैलकुलेट कर लो, फिर बी का फार्मूला अप्लाई कर दो। ओके, और दूसरा मेथड क्या है कि यहीं पर बी का फार्मूला अप्लाई कर दो। अब बी का फार्मूला क्या है? रेज टू पावर लॉग ऑफ, मैं इधर आर लिख रहा हूं लेकिन कैलकुलेटर पे जब बताएंगे तो एक्स आ जाएगा। ऑलराइट, डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2, और अब जाकर आपने ये आर की वैल्यू बता देनी है। ये देखें 71, अब ऐसा ना हो कि कैलकुलेटर में ढूंढे कि स्टार कहां पे लगाऊं 71 के ऊपर। 71 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 4 रेज टू पावर, अब ये फ्रैक्शन आ जाएगी, लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2, और ये ब्रैकेट क्लोज, और इसको जाकर सॉल्व कर लें, और एंड रिजल्ट को मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज का साइन लगाने के लिए, एंड आंसर इज इतनी ज्यादा, मतलब 84.3 कर लो, 84.26 को 85 ना करो। जब रेट पूछा जाए ना फिर थोड़ी एक्यूरेसी की तरफ चले जाओ, वहां पे राउंडिंग ऑफ ना करो। हाँ, अब उसने अगर 84 के मुताबिक चेक करना होगा तब भी ठीक है, 84.5 के मुताबिक करना होगा, 3 के मुताबिक करना होगा, वो उसको ठीक कर देगा। ओके, ऐसा ना हो कि फिर खाम खा कर जंप नहीं ले जाना आप लोगों ने, कोई मुश्किल, ये तो हो सकता था क्वेश्चन। जी, टेबल बना के भी आ सकता था लेकिन एंड रिजल्ट तो ऐसे ही आना था, तब भी यही कुछ ही करना था। अच्छा जी, अच्छा बात समझ आ गई सब बच्चों को? क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर जी? क्वेश्चन नंबर 3, क्या बेहतरीन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 मजेदार सा क्वेश्चन था ना ऐसा? क्या कहते, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर एन एम्प्लॉय in the assembly department is 20 units per hour in an 8 hours per day.
द hourly wage rate is रुपीज 7.50, ये बेसिक है। और एक दिन के अंदर 8 घंटे काम होता है और 1 घंटे में 20 यूनिट्स बनते हैं। ऑलराइट, ऑन स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे कितनी हो गई? 160, 20 मल्टीप्लाइड बाय 8, 160, गॉट इट। और बेसिक पे पर डे कितनी हो गई? 8 मल्टीप्लाइड बाय 7.6, 7.5 इज इक्वल टू 60। 60 रुपीज बेसिक पे पर डे आपको मिलेगी। बात समझ आ गई है? क्लियर? अब बात करते हैं बोनस की। क्या हम लोगों ने ना सिर्फ बेसिक पे नहीं देनी, हमने साथ में बोनस भी देना है और बोनस पर डे के हिसाब से देना है। क्या कहता है? कहते इफ एम्प्लॉयज अर्निंग अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, हमने एम्प्लॉयज की अर्निंग बतानी है, मतलब बेसिक पे शामिल करेंगे, बेसिक पे शामिल करेंगे प्लस साथ में बोनस भी उसको देंगे, तो दोनों को मिलाकर उसकी पे बनता है। Employees earning under each of the following condition, if an incentive plan is used with the worker receiving 80% of the time saved। अब पहले मुझे टाइम सेव्ड का पता होना चाहिए कि वो टाइम सेव कितना कर रहे हैं। अगर टाइम सेव कर रहे हैं तो उस टाइम सेव्ड का 80%, ओके। और अगर 1 घंटा उन्होंने सेव किया है 60 मिनट्स, तो मैं 60 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 80%, 48 मिनट्स के लिए जाऊंगा, ओके। फिर एंड रिकॉर्ड इंडिकेट, जो हम लोगों ने उसको इंसेंटिव्स देना है, जो बोनस देना है, वो टाइम सेव्ड का 80% ऑन बेसिक वेज रेट, हम लोग उसको बोनस देंगे। बस अगर वो 2 घंटे सेव कर रहा है ना, तो 2 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 7.5 नहीं कर, 2 आवर्स का हम लोग 80% फाइंड करेंगे, उसको मल्टीप्लाइड बाय बेसिक रेट करेंगे और वो बन जाएगी उसकी इंसेंटिव्स की वैल्यू। बात क्लियर? लेकिन टाइम सेव्ड का, अब टाइम सेव्ड कैसे आएगा, उसकी कैलकुलेशन जाके करनी है हम लोगों ने। अब इसको कैसे करना है, हम लोगों ने ना पर डे के हिसाब से उसको नहीं बताना, उसने ऐसी कोई बात नहीं की, उसने कहा भाई टोटल अर्निंग बताओ, तो मतलब मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे तीनों की टोटल अर्निंग हम लोग बता दें। अब इसको अगर आप लोग देखें तो हम इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब हर डे का जो इंसेंटिव है ना वो अलग अलग है, पर ऐसा नहीं है कि आपने उसको टोटल कर लेना है, टोटल नहीं करना आप लोगों ने, आपने हर डे को अलग अलग जाके रखना है। किस तरह से? आपके पास ये फर्स्ट पॉइंट है जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, पॉइंट ए, और इसमें क्या बताना है हम लोगों ने, एम्प्लॉयज अर्निंग एम्प्लॉयज अर्निंग, हाँ जी। यहां पर आ जाएगा हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एक्चुअल प्रोडक्शन। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसा कोई जरूरत नहीं है। जहां पर हम लोगों ने सबसे पहले लिख देनी है उसकी बेसिक पे, बेसिक पे, बेसिक पे कितनी आ जाएगी? 8 मल्टीप्लाइड बाय 7.5, 60। 8 मल्टीप्लाइड बाय, हर दिन की बेसिक पे ये है, साथ में इसको मिलना है बोनस। बोनस कैसे मिलना है? टाइम सेव्ड। अब हम लोग देखेंगे कि टाइम सेव्ड कितना कर रहा है। टाइम सेव्ड का पता कैसे चलना है? नंबर ऑफ यूनिट्स को देख लो कि उसने एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी की, कितने टाइम में, और हमारा स्टैंडर्ड क्या था?
मल्टीप्लाइड बाय 8 घंटों का काम 8 घंटों में ही किया। क्या किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस किया उसने, किसी किस्म का कोई टाइम सेव किया उसने, तो उसको इंसेंटिव बोनस नहीं मिले, उसको सिंपली बेसिक पे मिले। मेरी बात समझ आई है? क्लियर हो गई बात कि स्टैंडर्ड तक पहुंचे तब तो कुछ भी नहीं है। टाइम सेव करोगे तो उस टाइम सेव का 80% बोनस होगा। आपने 8 घंटे का काम 8 घंटे में ही करके दिया तो आपने तो कोई टाइम नहीं सेव किया। मतलब 3 घंटे का टेस्ट हो रहा था, 3 घंटे में ही आपने जाके कंप्लीट कर लिया, तो किस चीज की अप्रिसिएशन? हाँ, 3 घंटे का टेस्ट 2.5 घंटे में कंप्लीट कर तो तब एप्रिसिएशन बनती है। ऐसी सिचुएशन में कोई एप्रिसिएशन नहीं थी। बात समझ आई? अच्छा, अब यहां पर देखें काम कितने घंटे किया, 8 आवर्स। स्टैंडर्ड के मुताबिक चलता तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाता, उसने कितने बनाए, एक्स्ट्रा यूनिट्स बना दिए। कितने एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाए, 10 एक्स्ट्रा यूनिट्स उसने बना दिए। ऐसा ही है ना? तो ये 10 एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पर अगर आप लोग देखें तो ऑन स्टैंडर्ड कितना टाइम लगना चाहिए था, 0.5 और 20 यूनिट्स पर और है ना, तो 10 यूनिट बनाने में कितना टाइम, आधा घंटा, 0.5 और की बचत की है। समझ आई है मेरी बात? अच्छा, इसको यूं भी तो कर सकते थे, 170 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यूनिट, कितना टाइम इनको लगना चाहिए था, आपने कितना लगाया, 8। तो यहां से पता चल नहीं गया कि टाइम सेव कितना है। बात क्लियर? तो आप लोग क्या करो, यहां पर टाइम सेव फाइंड करने के लिए एक्चुअल टाइम और एक्चुअल टाइम कितना है, हर दिन का स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल उसने 8 आवर्स ही लिए, एक्चुअली भी 8 आवर्स ही लिए हैं, और टाइम टू प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर एक्चुअल आउटपुट, कि जो एक्चुअल आउटपुट हो रही है उसके लिए कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए अगर आप लोग देखें तो हमारी एक्चुअल आउटपुट, हम यहां पर इसको लिख सकते हैं अपनी एक्चुअल आउटपुट्स, एक्चुअल आउटपुट 160 1 एंड, हाँ जी। अब एक्चुअल टाइम ये लग गया इनको, मतलब ये जो टेबल जिस तरह उसने दी थी आपने सबसे पहले वो टेबल बना ली। अब आपके पास ना दो रास्ते थे, एक तो नंबर ऑफ यूनिट से टाइम से जाके फाइंड कर लेते हैं, और दूसरा आपके पास रास्ता था कि जो यूनिट आपने बनाए हैं वहां से देखो उसको कितना टाइम चाहिए था, आपने कितने टाइम में कंप्लीट किया, उन दोनों का डिफरेंस। तो दोनों तरह से आप लोग टाइम से फाइंड कर सकते थे और दोनों से आंसर सेम आता है हमारे पास। अच्छा, टाइम टू प्रोड्यूस एक्चुअल आउटपुट, अब ये आंसर हमारे पास कितना आ जाना है, इसको ए, इसको ए कहते हैं, इसको बी, सी, डी। अच्छा, अब ये डी की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, डी इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय 20, बी divided by 20, 160 unit divided by 20 is equal to 8, 170 unit divided by 20 is equal to, and 175 divided by 20
Okay, Yeah. time saved. E is equal to, कैसे? C माइनस डी करोगे तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा और टाइम नेगेटिव में नहीं लेके जाना, तो क्या करेंगे? D माइनस, यहां पर कोई टाइम सेव नहीं है मंडे का, यहां पर और यहां पर क्या पहुंच नहीं गए टाइम सेव तक? तो उसने आपसे यही कहा था कि भाई बोनस की कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सेव्ड होनी चाहिए, ऐसे ही था ना? तो हमने टाइम सेव्ड फाइंड कर लिया है 0.5 आवर एंड 0.75 आवर। उसने कहा मैं आपको 0.5 आवर की भी पेमेंट नहीं करूंगा, मैं आपको पेमेंट करूंगा टाइम सेव्ड के 80% की। तो जो बोनस अमाउंट बनेगी, बोनस अमाउंट, हाँ जी, इसको हम लोग एफ कह देते हैं। कैसे आएगी? ई मल्टीप्लाइड बाय 80%। अब ये तो और आ जाएंगे, हमने अमाउंट में जाना है तो मल्टीप्लाइड बाय पर और जो हमारा रेट है 7.5। तो यहां से किसी किस्म का कोई बोनस नहीं, जहां पर देखो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 80% मल्टीप्लाइड बाय 7.5 3, और 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 80% मल्टीप्लाइड बाय 7.5 4 पॉइंट। क्लियर? देन टोटल अर्निंग्स आर, तो हम जो ऊपर कितने 10 यूनिट बनाए हैं उसकी बेसिक तो नहीं दे रहे हम उसको काम के हिसाब जो पॉलिसी है उसके मुताबिक हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो अगर सपोज वो 10 यूनिट नहीं बना रहा तो मुझसे लेकर भी तो सिर्फ वो 60 रुपीज जाता। जिसने एक्स्ट्रा 10 यूनिट नहीं बनाए, मैं उसको टोटल अर्निंग कितनी पे कर रहा हूं, कैसे कैलकुलेट करूंगा? ए प्लस एफ, ऐसे ही है ना? अच्छा, जो एक्स्ट्रा यूनिट नहीं बना रहा मैं उसको पे भी तो 160 कर रहा हूँ, जस्ट 60 ये। अच्छा, और जिसने अगर एक्स्ट्रा यूनिट बना के दिए, भाई टाइम तो उसने भी 8 घंटे ही लगाया है ना। अब अगर मैं एक्चुअल के मुताबिक जाता, मैं उनके साथ पीस वर्क सिस्टम तो कर ही नहीं रहा, मैं तो टाइम के मुताबिक चल रहा हूँ, पर और के हिसाब से उनको पे कर रहा हूँ। तो उसने तो 8 घंटे का काम किया था, तो 8 घंटे की तो मैंने उसको पेमेंट कर दी 60 रुपीज। लेकिन मैंने देखा कि यार इसने काम ज्यादा किया है तो उसकी अप्रिसिएशन बनती है। तो मैंने इसे कहा कि भाई तुम रुक जाओ, तुमने 10 यूनिट ज्यादा बना के दिए हैं, ये लो 3 रुपए तुम एक्स्ट्रा अपना इनाम लेके जाओ। तो क्या वो हैप्पी नहीं फील करेगा कि यार अगर मैंने काम ज्यादा किया है तो मिस्टर ए की निस्बत मुझे अमाउंट भी तो ज्यादा पे की गई है? ओके, हालांकि हमारा उनसे यूनिट के मुताबिक तो था ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, जब हम लोग थर्ड डे पे जाएंगे तो अमाउंट आ गई एंड द टोटल अर्निंग्स आर, यहां पर इनका टोटल कर दो, इनको ऐड कर दो, ये था हमारे पास आंसर फॉर पार्ट ए। यही कर रहे थे। मैंने 4 लिखा हुआ कहाँ? 3 की जगह पे 4.5 4 लिखा था, क्यों? वो मैंने तो जहां तक पहुंच के फिर तो ये इजी हो चुका था। यूनिट से आया 10 यूनिट से ना सर उसके देखो, चाहे आप यूनिट से आओ या इस तरह टाइम से आओ, टाइम सेव तो ऐसे ही आना था ना। सर जैसे ये 15 डिवाइड बाय 20 किया था ना मैं, जैसे 10 यूनिट थे ना सर 10 यूनिट की वो हाफ यूनिट 10 कहाँ है? सर 10 एक्स्ट्रा यूनिट बने थे ना। अब वो तो इसके लिए थे ना, उसके लिए तो 15 थे ना। जी उसका 15 था ना 15 डिवाइडेड बाय 20 0.75। वही तो मैं मतलब वो बहुत सारा ओके, अच्छा, अब इसकी सेकंड स्टेटमेंट देखें। सेकंड स्टेटमेंट ज्यादा इजी थी, फर्स्ट में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी थी, सेकंड थोड़ी सी डिफिकल्ट सी थी। वो कैसे? कहते इफ एन इंसेंटिव प्लान इज यूज्ड, कहते मैं आपको इंसेंटिव प्लान बताता हूं
providing an hourly rate increase of for all hours work, मतलब सिर्फ टाइम सेव नहीं है। कहते हैं अगर तुमने मेरे माइलस्टोन को अचीव कर लिया ना, तो तुमने जितने घंटे काम किया होगा ना, तुम्हारी बेसिक पे को 5% से इंक्रीज कर दूंगा। लेकिन अगर माइलस्टोन को अचीव नहीं किया तो फिर तुम्हें बेसिक पे ही मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे टाइम सेव कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ ये देखना था कि भाई माइलस्टोन स्टोन अचीव होता है या नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि भाई आप एक स्लो सी शॉट खेलो, लेकिन वो बाउंड्री को टच कर गई है, तो आपको 4 रन मिल जाएंगे। लेकिन आपने बहुत तेज शॉट खेली है, लेकिन बाउंड्री के साथ ही एक प्लेयर खड़ा हुआ था, उसने फील्ड कर लिया है, तो इस बात के इससे तो कोई ताल्लुक है ही नहीं कि तुमने फास्ट खेला या किस तरह से। 4 रन तो नहीं हुए ना, आपने उड़ता हुआ छक्का लगा दिया, बाउंड्री तो क्रॉस हो गई है ना। यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही है कि स्टैंडर्ड को अगर अचीव कर जाते हो तो तुम्हें हम 7.5% नहीं देंगे, उसका 5% इंक्रीज करके देंगे। ओके ओके, और फिर सिर्फ टाइम सेव्ड पर भी नहीं, तमाम नंबर ऑफ यूनिट्स पर, तमाम और वर्क के ऊपर देंगे। ये सबसे ज्यादा इजी मैथड था और इसकी कैलकुलेशन भी सबसे ज्यादा इजी थी। सिर्फ आपने चेक करना था कि माइलस्टोन अचीव होता है या नहीं होता। अब देखो, फॉर ईच डे दैट कोटा प्रोडक्शन इज अचीव एंड रिकॉर्ड इंडिकेट, तो कोटा प्रोडक्शन है क्या? 20 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 160। फर्स्ट डे भी हम लोग टारगेट को अचीव कर गए, मतलब हम लोगों ने ऐसी शॉट खेली जो इवन के वो जो बाउंड्री के ऊपर लगाया हुआ था ना इंडिकेटर, वो बस उसको जाके टच हुई है, क्रॉस भी नहीं किया उसने। 4 रन तो तब भी हो गए हैं ना, तो भाई हमें 7.5 का रेट नहीं मिलेगा, उसका 5% इंक्रीज करके दें। ओके, ये भी हमारी टारगेट को अचीव कर गई, 160 का टारगेट था और ये 168 पे गई, और ये भी टारगेट को अचीव कर गया। तो तमाम के ऊपर जो रेट अप्लाई करना है वो 7.5 नहीं होना, आपने उस रेट को इंक्रीज कर देना है। अब टोटल जो नंबर ऑफ ऑर्स आपके पास बन रहे हैं वो 888 इज इक्वल टू 24। आपने 24 आवर्स के लिए देनी है ना पेमेंट अब, तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 नहीं करना। सिंपल सा इसका हमारे पास आंसर था बी पार्ट। हाँ, वैसे टेबुलेशन की तरफ चलना चाहो तो आप लोग इजीली जा सकते हो। अब ये देखो, ऑर्स वर्कड, अब इसका प्रोडक्शन से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। ऑर्स वर्क 8 8 8 पर और रेट बेसिक is 7.5। All right, bonus 5%, और तीनों को मिलेगा। अब अगर सपोज कोई माइलस्टोन अचीव ना कर रहा होता, मैं उसके साथ 5% ना लिखता। टोटल अर्निंग्स, और टोटल अर्निंग्स क्या कहेंगी? ए बी एंड सी। अच्छा, अब ये देखो, ए मल्टीप्लाइड बाय सी नहीं कर देना। ओके, सी मतलब 5% करोगे तो वो तो सिर्फ बोनस की अमाउंट आएगी ना, बेसिक थोड़ी आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है? 100 प्लस सी परसेंट। ओके, 100 प्लस सी परसेंट, या सिंपली यहां पर अगर इजी वे में आना है तो यहां पर आकर 105% कर दो। क्लियर?
तो ये आपके पास वैल्यू 60 का 5%, 63 ईच, and the total earnings are 189%. आई होप कि आप लोगों को फर्स्ट 3 क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, और आज की इस टेस्ट की डिस्कशन में हम लोगों ने लेबर को अच्छे तरीके से फोकस किया। एनी प्रॉब्लम? दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।